आज बात करेंगे हिंदी भाषा के विकास के बारे में। आपको पता है कि इसके पहले हमने हिंदी भाषा और व्याकरण का सामान्य परिचय पढ़ा था। इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हमने चर्चा की थी कि आखिर हिंदी भाषा का जो स्वरूप है आज तक कैसे पहुंचा, या कह लीजिए कि उसका विकास क्रम कैसे रहा है, संक्षेप उसको जानने का प्रयास किया था। आज हम समझेंगे आखिर हिंदी भाषा का विकास हुआ कैसे, आज जिस स्वरूप में हिंदी है यहाँ तक पहुंची कैसे। अब हम उसको बिल्कुल अब डिटेल में चलेंगे। पहले वाला जो वीडियो था वो सामान्य परिचय के तौर पर था। तो हमारा जो टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास, लेकिन हिंदी भाषा के विकास को समझने से पहले एक बार हम फिर से चर्चा कर लेते हैं भाषा के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, जो भाषा है वह संस्कृत में एक धातु है, भाष धातु। और अब ये भी पूछेंगे कि ये भाष धातु का अर्थ क्या है। इसका अर्थ होता है व्यक्त करना, अर्थात कहना। तो मतलब ये है कि जो भाषा शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त करना या कहना। संस्कृत में एक वाक्य कहा जाता है, आपने भी इसको कहीं पढ़ा होगा, सुना भी होगा, भाष्यते इति भाषा। भाष्यते इति भाषा का अर्थ व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। अब आप ये समझिए कि सामान्य रूप से भाषा जो है वह मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहा जाता है। सामान्य रूप से मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को भाषा कहा जाता है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों, भावों और अनुभवों को साझा करते हैं। अब इसमें कई जो अलग अलग विद्वान हैं उन्होंने भी भाषा को अपने अनुसार परिभाषित किया है। जैसे इनमें दो नाम महत्वपूर्ण हैं। भाषा की जो परिभाषा दी गई है उस परिभाषा में आपको दो नामों को याद रखना होगा। एक परिभाषा है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी की और दूसरी परिभाषा है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी की। अब समझते हैं कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने भाषा को किस तरह से परिभाषित किया है। तो वाजपेयी जी के अनुसार विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह जो है, सांकेतिक शब्द समूह जो है भाषा है, जिसके माध्यम से मनुष्य जो है अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। सरल शब्दों में हम इनको समझ सकते हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ये कहते हैं कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित प्रायः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसे किसी समाज के लोग अपने विचार या अनुभवों को साझा करने के लिए प्रयोग करते हैं। या कह लीजिए जिसके माध्यम से, जैसे को भारतीय समाज है, इस भारतीय समाज के जो लोग हैं वो आपस में अपने विचार, अनुभव, भाव, ज्ञान, इनको आपस में एक दूसरे से कैसे साझा करते हैं, तो वह माध्यम है भाषा। अब अगर भाषा तो आप समझ ही गए होंगे कि सामान्य सरल अर्थ में कह सकते हैं कि जो भाषा है वो अपने विचार, अनुभव, ज्ञान को साझा करने का एक माध्यम है। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि भाषा की विशेषताएं क्या है। तो जब हम विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं, चाहे वो वाजपेयी जी हो या फिर चाहे वो भोलानाथ तिवारी हो, तो भाषा की कुछ प्रमुख जो विशेषताएं सामने निकल कर आती हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं भाषा की विशेषताओं के बारे में। तो प्रमुख परिभाषाओं को देखने के बाद भाषा की निम्नलिखित विशेषताएं कही जा सकती हैं। जैसे अगर आप देखिए, पहली विशेषता क्या है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। जैसे आप अपने जन्म से कितना सीखते हैं, और सीखते कैसे हैं, अनुकरण के माध्यम से। तो भाषा जो है अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। तो हम जैसे जैसे भाषा सीखते जाते हैं, भाषा के बारे में हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो अनुभव है, उतना ही परिपक्व होता जाता है। और जैसे अगर आप कोई दूसरी भाषा सीखना चाहते हैं, जैसे आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप जर्मन सीखना चाहते हैं, फ्रेंच सीखना चाहते हैं, तो आप सीख सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि भाषा पर किसी का एकाधिकार नहीं होता है, अर्थात जो भाषा होती है वह पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा पर किसी के एकाधिकार नहीं है। जैसे ये नहीं कहा जा सकता कि इंग्लिश जो है वो अमेरिकन या फिर अंग्रेजी बोलेंगे, कोई भी बोल सकता है किसी पर, या फिर ये नहीं कहा जा सकता कि उनके अलावा दूसरा नहीं सीख सकता। तो किसी की पैतृक संपत्ति नहीं होती है भाषा, इसीलिए कहा गया एक अर्जित है। जो जितना चाहे भाषा सीख सकता है, उसके बारे में अपना ज्ञान उतना बढ़ा सकता है। आप चाहे तो पूरी भारत की 22 भारतीय भाषाओं को सीख सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारी क्षमताओं पर। से सीखेंगे कैसे? अनुकरण के माध्यम से। फिर भाषा का जो संबंध है मुख्य रूप से
मनुष्य के लिए होता है। हालांकि पशु पक्षियों की भी अपनी बोली होती है, उन बोली का भी हम एक सामान्य अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन भाषा मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग की जाती है? मनुष्यों के लिए। फिर भाषा का जो स्वरूप है आपको ध्यान रखना होगा। ये जैसे अगर आप देखिए कि भाषा, अगर इसकी अगर बात करेंगे तो भाषा को कैसे हम परिष्कृत रूप में लिखें, कैसे हम शुद्ध शब्दों का प्रयोग करें, कैसे हम परिष्कृत वाक्यों का प्रयोग करें, इसके लिए व्याकरण की रचना की गई है। तो उसमें आप देखेंगे कि जो सार्थक ध्वनि होती है, फिर उनसे वर्ण आप पढ़ेंगे, फिर उससे शब्द पढ़ेंगे, उससे वाक्य पढ़ेंगे। तो इसका जो स्वरूप होता है वो ध्वन्यात्मक होता है। फिर भाषा जो है सामाजिक उपयोग की भावनात्मक वस्तु है। भाषा के माध्यम से ही हम एक दूसरे से, मनुष्य जो सामाजिक हुआ है उसके पीछे बहुत बड़ी भूमिका जो है भाषा की भी है। इसीलिए कहा जाता है भाषा जो है किसी भी समाज की सांस्कृतिक विकास और पतन को प्रदर्शित कर सकती है। जैसे जैसे समाज का सांस्कृतिक विकास होता जाता है, भाषा भी उसी रूप में उन्नत होती जाती है। इसीलिए भाषा का जो विकास होता है वो हमेशा कठिन से सरल की ओर और अधिक प्रौढ़, या कह लीजिए इंग्लिश में मैच्योर, अधिक प्रौढ़ रूप की ओर होता है। भाषा चिर परिवर्तनशील होती है। जैसे वैदिक काल से अब तक जब हम देखेंगे, जैसे संस्कृत, उसके बाद आप देखेंगे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी, और वर्तमान में नए वाली हिंदी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये चिर परिवर्तनशील होती है, और जिस भाषा में परिवर्तन होता है उसको हम सजीव भाषा कहते हैं, जिसमें परिवर्तन नहीं होता उसे निर्जीव भाषा कहते हैं, और उसका कोई अर्थ भी नहीं रह जाता है। इसीलिए आप अपनी भावनाओं को किसके माध्यम से व्यक्त करेंगे, चाहे वो सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे प्रेम हो, चाहे ईर्ष्या हो, वो आप भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करेंगे। कई बार आप किसी की बातों को सुन करके, किसी की भाषा को सुन करके आप क्रोधित भी हो जाते हैं, किसी की भाषा को सुन करके आप के अंदर एक अलग सी भावनाएं, चाहे वो प्रेम की हो या फिर वो गुस्से की हो या क्रोध की हो, ये भावनाएं भी जन्म लेती हैं। फिर पहले बता दें भाषा चिर परिवर्तनशील होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है। जैसे हिंदी मुख्य रूप से जैसे भारत में, और भारत में मुख्य रूप से उत्तरी क्षेत्र में बोली जाती है, तो हर भाषा की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है। लेकिन अगर वर्तमान परिदृश्य में देखें तो कोई भी भाषा जो है सीमा के परे जा रही है। जैसे भारत में ही सिर्फ हिंदी नहीं बोली जाती है, जैसे फिजी है, सूरीनाम है, ऐसे देशों में भी हिंदी का प्रयोग होता है। फिर प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग संरचना है। जैसे अगर आप देखें, जब आप व्याकरण पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, तो हिंदी के लिए अलग पढ़ते हैं, इंग्लिश के लिए अलग पढ़ते हैं। तो इस तरह से भाषा की प्रमुख विशेषताएं हो गई। जिनसे क्वेश्चन ऑप्शन में बनेगा, उन ऑप्शन को देख करके आप आसानी से समझ जाएंगे इनमें से भाषा की क्या विशेषता नहीं है या क्या भाषा की विशेषता है। तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा का संबंध मात्र मनुष्य से है। भाषा का स्वरूप ध्वन्यात्मक होता है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। भाषा सामाजिक उपयोग की भावनात्मक वस्तु है। भाषा का अर्जन अंकुरण के माध्यम से होता है। भाषा चिर परिवर्तनशील होती है। फिर भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है, और प्रत्येक भाषा की संरचना अलग अलग होती है। तो इस तरह से ये भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। इनको एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से अब आगे बढ़ेंगे। विशेषता के बाद हम देखेंगे भाषा की प्रकृति। तो मुख्य रूप से आप देखिए, जो भाषा की मान्य जो प्रकृति है, विद्वानों द्वारा जो स्वीकार की गई है वर्तमान में, वो दो मुख्य रूप से दो प्रकृति है। पहला लिखित, इसी को आप भौतिक या इसी को स्थायी रूप कहेंगे। जैसे जो हमको ग्रंथ मिले हैं, चाहे वो वैदिक ग्रंथ हो या अन्य इसी प्रकार के ग्रंथ हो, हमको लिखित रूप में मिले हैं। अब बताइए, वो वर्षों पुराने हैं, वो जिस रूप में लिखे गए थे आज भी हमको उसी रूप में अगर मिले हैं, जिसका मतलब वो क्या है, उसका ये स्थायी स्वरूप है। लेकिन जो मौखिक है वो अस्थायी होता है, अभौतिक है, और इसीलिए कहा जाता है कि सुनी सुनाई बातों पर हमको उतना ज्यादा यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अस्थायी होता है। जैसे आपने सुना, जरूरी कि वो आप उसको उसी तरह से किसी दूसरे से व्यक्त कर पाएंगे। तो इस तरह से मुख्य दो रूप हो गए, या कह लीजिए भाषा की मुख्य रूप से दो प्रकृति हो गई, एक लिखित और दूसरी हो गई मौखिक प्रकृति। अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये जो दो भाषा की दोनों ही जो प्रकृति हैं, इससे पहले ये समझ लीजिए कि भाषा की प्रकृति से आशय क्या होता है। तो किसी भी भाषा विशेष का जो गुण होता है या जो उसका स्वभाव होता है, उसे हम भाषा की प्रकृति कहते हैं। तो भाषा विशेष के गुण या स्वभाव को हम उसकी प्रकृति कहते हैं। भाषा की जो दो प्रकृतियां हैं वही मान्य या स्वीकृत हैं। एक लिखित, जिसे भौतिक या स्थायी भी कहते हैं, दूसरा मौखिक या अभौतिक या फिर अस्थायी। अब इन दोनों रूपों में भाषा के उद्देश्य औचित्य की अभिव्यक्ति जो होती है, इन दोनों रूपों की जो अभिव्यक्ति होगी वो किसके माध्यम से होती है, वाक्य के माध्यम से। और आपको विदित है कि वाक्य जो है वो किससे मिलकर बने होते हैं, शब्द से। शब्द किससे मिलकर बने होते हैं, वर्ण से, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सार्थक ध्वनियों से। सार्थक ध्वनियों का महत्व होता है। जैसे कि
जो चिड़ियों का चहचहाना है वो भी तो एक ध्वनि का स्वरूप हो सकता है, लेकिन ये समझना होगा कि क्या वो सार्थक है या नहीं है, क्योंकि जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि खग ही समझे खग की भाषा, तो हम तो उसको नहीं समझ सकते कि उनकी उस बोली का या उस आवाज का या ध्वनि का क्या महत्व, इसलिए हमने एक शब्द का प्रयोग किया है सार्थक। तो सार्थक ध्वनि या वर्ण से बनती है, शब्द से बनते हैं वाक्य, और इन्हीं शब्दों को, इन्हीं वाक्यों को कैसे हम शुद्ध रूप में लिख सके, कैसे हम इनको स्पष्ट लिख सकें, कैसे हम इनको सार्थक रूप से अभिव्यक्त कर सकें, इसके लिए हमको व्याकरण के नियमों की आवश्यकता होती है। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो भी आपसे कहा, जिस तरह किसी देश को चलाने के संविधान की आवश्यकता होती है, उसी तरह से किसी भाषा को शुद्ध रूप में, सरल रूप में, परिष्कृत रूप में व्यक्त करने के लिए जिस ग्रंथ या जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है उसे हम व्याकरण कहते हैं। अब कई बार क्या है, इनके अतिरिक्त जो है एक और भाषा की चर्चा कर दी जाती है, वो है सांकेतिक भाषा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हमने देखा होगा कि जब बेल बजती थी तो हम समझ जाते थे कि इसका मतलब या तो पीरियड शुरू होना है या समाप्त होना है या फिर छुट्टी होना है। और कई बार क्या होता है, हम हाथ हिला करके, सिर हिला करके, आंख जैसे किसी को घूर दे, जब छोटे बच्चे को आप घूर देते तो समझ जाता है कि सामने वाला नाराज हो रहा है। तो इस तरह से ये सांकेतिक भाषा हो गई। इसलिए जो सांकेतिक भाषा होती है उसे हम आंगिक संचालन की भाषा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अंगों का संचालन होता है, चाहे वह आंख के रूप में हो, चाहे वो सिर, चाहे हाथ के रूप में हो। तो इस तरह से एक स्वरूप इसका या एक प्रतीक कह सकते हैं सांकेतिक भाषा के रूप में भी हो सकता है। तो इसको भी एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए और इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम आगे बात करेंगे भाषा के रूप के बारे में। तो भाषा के 3 रूप हैं, एक बोली के रूप में, दूसरा परिनिष्ठ भाषा के रूप में और तीसरा राष्ट्रभाषा के रूप में। अब सवाल यह है कि बोलियां क्या है, परिनिष्ठ भाषा क्या है या परिनिष्ठित भाषा क्या है और राष्ट्रभाषा क्या है, इसी से रिलेट करता है भाषा का प्रकार। तो पहले तो समझ लीजिए कि जो स्थानीय स्तर पर या किसी क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र विशेष का मतलब जैसे बुंदेलखंड, जैसे बघेलखंड, जैसे कोई भी गुजरात का कोई क्षेत्र हो गया या बाकी महाराष्ट्र का कोई क्षेत्र हो गया, इसी क्षेत्र विशेष में जो भाषा बोली जाती है या फिर ये कह सकते हैं इसी क्षेत्र विशेष में अथवा स्थानीय स्तर पर लोगों के बीच विचार विनिमय का जो माध्यम होता है उसे हम बोली कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, स्थानीय स्तर पर लोगों के विचार विनिमय का माध्यम बोली कहलाती है। जैसे एक सर्वे के अनुसार ये कि भारत में लगभग 600 बोलियां बोली जाती है, 600। जैसे उदाहरण के तौर पर बुंदेली है, बघेली है और इस तरह से ब्रजभाषा है, भोजपुरी, इस तरह की कई बोलियां जो हैं बोली जाती है। फिर दूसरा क्या है, परिनिष्ठ भाषा। जब बोलियां जो होती हैं व्याकरण के अनुसार अनुशासित हो जाती हैं, मतलब जो व्याकरण के नियम कहते हैं व्याकरण के अनुसार अनुशासित व परिनिष्ठ हो तो उन्हीं को हम परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। तो जब भी बोली व्याकरण के अनुसार अनुशासित और परिनिष्ठ हो जाती है तो धीरे धीरे वो परिनिष्ठित भाषा की श्रेणी में आ जाती है। आप अक्सर सुनते होंगे कि कई बोलियों के लिए मांग की जाती है कि संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत उनको भी भाषा का दर्जा प्राप्त हो, सुनते होंगे अखबारों के माध्यम से। तो इस तरह से, और लेकिन उसको भाषा और थोड़ा सा बोली में आपको समानता रखना होगा कि इसका क्षेत्र अधिक व्यापक होता है, इसका क्षेत्र जो होता है ज्यादा कम होती है, ज्यादा विस्तृत नहीं होता है, संकुचित होता है इसकी तुलना में। और ये मुख्य रूप से व्याकरण के द्वारा अनुशासित नहीं होती है, लेकिन ये व्याकरण के द्वारा अनुशासित और परिनिष्ठ होती है। फिर जिस भाषा का प्रयोग देश के अधिकांश क्षेत्रों में, चाहे कम नागरिक के द्वारा ही क्यों न किया जाए, देश के अधिकांश नागरिकों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो इसका संबंध किससे है, देश के अधिकांश भागों के नागरिकों द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। अब आप यहीं से इसी के आधार पर आप प्रकार भी बना सकते हैं। तो मैंने क्या कहा है आपसे कि आप इसी के आधार पर इसके प्रकार बना सकते हैं। भाषा के मुख्य रूप से 3 प्रकार बताए जाते हैं। एक वो भाषा है जो हम जन्म से ही, इसीलिए कहते हैं कि जो माँ होती है वो हमारी पहली शिक्षक होती है, माँ से ही
या फिर उसके बाद पिता से और परिवार के अन्य सदस्यों से हम जिस भाषा को सीखते हैं, चाहे माँ से हो, पिता से हो या परिवार के अन्य सदस्य से जिस भाषा को हम सीखते हैं वो हमारी मातृभाषा होती है। इसी प्रकार से जो दूसरी भाषा है राजभाषा। राज में आप समझ जाइए, एक जो शब्द है राज, राज को आप किसी को लीजिए राजकाज। राजकाज की जो भाषा है वही भाषा क्या है? राजभाषा है। या जिस भाषा का व्यवहार राज कार्यों में किया जाता है, सरकारी कार्यों में किया जाता है, कार्यालयीन कार्यों में किया जाता है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। जैसे अगर आप आगे डिटेल में इसको पढ़ेंगे, आर्टिकल जो 343 है 343 के तहत जो हिंदी है वो हमारी राजभाषा है। तो तीसरे नंबर पे चलते हैं जिसकी अभी बात हो रही थी, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिसे किसी देश के अधिकांश भागों के नागरिकों के द्वारा बोली जाती है। तो इस तरह से भाषा के ये 3 प्रकार हो गए, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। अब हम आगे बात करेंगे हिंदी भाषा के नामकरण और उत्पत्ति के बारे में। तो हम हिंदी भाषियों का यह दुर्भाग्य है कि हिंदी भाषा का नामकरण न किसी पूर्वज के नाम पर हुआ है और न ही संस्कृत के किसी शब्द के आधार पर हुआ है, बल्कि इसका नामकरण जो है, इसकी कहानी की चर्चा हम आगे करेंगे। कैसे संस्कृत का स्वरूप बदला और कैसे अपभ्रंश के बाद हिंदी का विकास हुआ, वहां पे हम इसको डिटेल में बताएंगे। तो अभी आपको क्या समझता है, जो ईरानी है या कह लीजिए कि जो फारस वासी हैं, उन्हीं फारस वासियों या कह लीजिए आप, अगर ऑप्शन में फारस नहीं मिलता है तो आप ईरानी कह सकते हैं। फारस वासियों या ईरानियों के द्वारा इसका नामकरण किया गया। तो सबसे पहला, और एक बात और ध्यान रखिएगा, हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान, ये तीनों ही जो शब्द हैं, ये तीनों जो शब्द बने हैं, ये फारस वासियों के द्वारा बनाए गए हैं, या ये कह लीजिए फारसी भाषा से बने हैं। अब सवाल ये है कि आखिर कैसे? तो सबसे पहले तो ये समझिए कि इन तीनों ही शब्दों के मूल में सिंधु है। सिंधु नदी। जो फारसी थे वो सा का उच्चारण हा के तौर पे करते थे, सा का उच्चारण हा के तौर पे करते थे। इसीलिए जो सिंधु, वही सिंधु नदी की बात हो रही है, जो सिंधु शब्द है वह किसमें परिवर्तित हो गया? हिंदू में। किनके द्वारा परिवर्तित किया गया? फारसी वासी हो गया, फारस भाषा द्वारा। तो इस तरह से शब्द किस भाषा का हो गया? फारसी भाषा का हो गया। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो सिंधु शब्द है यह संस्कृत भाषा का शब्द है। तो इस तरह से संस्कृत के सिंधु शब्द का जो उच्चारण था वो फारस वासियों के द्वारा हिंदू के रूप में किया गया। यहां से एक अभी शब्द आपने देखा, ये बना हिंदू। अब अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं तो बस अभी ध्यान रखना होगा कि फारसी भाषा में सिंधु का उच्चारण हिंदू के रूप में किया गया। आगे चल करके कालांतर में क्या होता है कि यही जो हिंदू शब्द होगा वो धीरे धीरे परिवर्तित होता जाएगा। तो इस प्रकार से जो संस्कृत भाषा का जो शब्द था, संस्कृत शब्द सिंधु, ये फारसी भाषा में या फारस भाषा के द्वारा किसमें बदल दिया गया? हिंदू में। और उस समय हिंदू का जो अर्थ स्वीकार किया गया वो अर्थ होता था भारत। आगे देखिए, ई पर ध्यान सुनिएगा, ई पर बलाघात के कारण ऊ का लोप हो जाता है। जब ऊ का लोप हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? हिंद। ये हिंदू था, ई पर बलाघात के कारण ऊ का लोप हो गया तो बन जाता है हिंद। आगे चल करके जो हिंद है इस पर एक विशेषणात्मक प्रत्यय लग जाता है और वो प्रत्यय था ईक। इस हिंद पर ईक विशेषणात्मक प्रत्यय के कारण या विशेषणार्थक प्रत्यय के कारण यह बन जाता है हिंदीक। हिंद पर ईक विशेषणार्थक प्रत्यय के कारण यह बन जाता है हिंदीक। और कालांतर में ये जो का अक्षर है इसका लोप हो जाता है तो बन जाता है हिंदी। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि कैसे हिंदी शब्द बना। तो सबसे पहले एक शब्द था सिंधु। क्रम देख लीजिए, सिंधु से कौन सा शब्द बनता है? हिंदू।
ई बलाघात के कारण ऊ का लोप हो गया तो शब्द बन जाता है हिंद। फिर आगे चल करके ईक विशेषणार्थक प्रत्यय के कारण यह बन जाता है हिंदीक, और कालांतर में का लोप हो जाने के कारण बन गया हिंदी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हिंदी व्याकरण की दृष्टि से जो हिंदी शब्द है वह विशेषण है। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से हिंदी व्याकरण। तो इस तरह से हिंदी, यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो हिंदी शब्द है वो किस भाषा का है, तो मैंने पहले बता दिया ना, तो किसी पूर्वज के नाम पर है, ना ही संस्कृत का कोई शब्द है, बल्कि यह भारतवासियों के द्वारा दिया गया शब्द है, मतलब फारसी भाषा का शब्द है। फिर इसका क्रम भी पूछा जा सकता है कि किस क्रम में हिंदी शब्द आया, तो सिंधु जो था फारस वासियों के द्वारा जो इसका प्रोनाउंसिएशन हुआ शाकाहा के रूप में हो तो हिंद बन गया। आगे ई बलाघात के कारण ऊ का लोप हो गया तो बन जाता है हिंद। इस पर एक विशेषणार्थक प्रत्यय लग जाने के कारण बन जाता है हिंदी। कालांतर में का लोप हो जाता है तो बन जाता है हिंदी। इस तरह से व्याकरण की दृष्टि से जो हिंदी है वह विशेषण है। अब इसके आगे वाले भाग में या अगली कक्षा में हम क्रम से बात करेंगे। ये तो अभी हमने इसकी बात की कि हिंदी शब्द कैसे आया, अब हिंदी आज तक कैसे पहुंची है वैदिक काल से, उसकी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। और जो ये पढ़ाया जा रहा है इसका पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध कराएंगे। तो जो लोग अगर टेलीग्राम में नहीं जुड़े हुए हैं तो वो लिंक के माध्यम से जरूर जुड़ जाइएगा, इनको पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। और ये जो कक्षाएं हैं वो एमपीएसआई में जैसे 70 नंबर की हिंदी आती है उसके लिए महत्वपूर्ण तो है, जेल प्रहरी की महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात यह जो एमपीपीएससी में जो मुख्य परीक्षा का आयोजन होता है उसमें जो अखिल उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकांशतः प्रश्न हिंदी भाषा के विकास से आते हैं। इसलिए आप इनको देखते रहिए, नोट करते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।